देखो, E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि E1 मैकेनिज्म में एलिमिनेशन 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरा स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और वाटर निकालेगा। आज हमको जो E2 मैकेनिज्म पढ़ना है, हमने कल ही आप लोगों को कंपेयर करके पढ़ा दिया था कि जो E2 मैकेनिज्म होगा वो 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, 1 स्टेप रिएक्शन। और इसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों साथ साथ होते रहते हैं। तो एक एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। E2 मैकेनिज्म तभी होता है जब उसको ये कंडीशन मिलती है। कौन सी कंडीशन? हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर। और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। जनरली जैसे एल्कोहलिक KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर एल्कोहलिक NaOH इट्सेट्रा। और भी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। जनरली आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में यही बेसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिया CH3, CH2, CH2 और X, और हमने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराई। टेम्परेचर रख दिया जैसे 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपने जैसे ही ये कंडीशन देखी कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है और एल्कोहलिक KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, एल्किल हैलाइड है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई इसमें से एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन है कौन सा आपके सिलेबस में? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो देखो, अल्फा कार्बन ये हो गया जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, और बीटा कार्बन कौन सा हो गया? ये वाला कार्बन। अल्फा लूजेस हेलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, दिस इज एलिमिनेशन। अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकलेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल गया तो एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो एक बॉन्ड इधर फ्री हो जाएगा, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब X माइनस अलग हो जाएगा और H2O बन जाता है। कैसे? देखो, ये जो पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम X को लेकर के चला जाएगा। जो OH है, OH बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH मिलकर के H2O बना लेगा। X माइनस निकलता है, वो K प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? KX बना लेगा, और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन निकल गया बेटा, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, और ये दोनों यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। प्लस साथ में क्या बना? ये पोटेशियम हेलोजन को लेके जाएगा, KX बनेगा, पोटेशियम हैलाइड। और जो OH ने अटैक किया है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? बीटा हाइड्रोजन पर। तो H पे अटैक करेगा, H और OH मिलकर के H2O बना लेगा। अब ये रिएक्शन तो जनरल हो गई। ये रिएक्शन जो है
एलिमिनेशन रिएक्शन थी, ये कंपाउंड बन गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये E1 मैकेनिज्म से हो रही है या E2 मैकेनिज्म से हो रही है? तो हम देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 मैकेनिज्म, अगर वीक बेस होता तो E1 मैकेनिज्म। तो अब इसका हमें मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। देखो, E2 मैकेनिज्म वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, डबल स्टेप मैकेनिज्म नहीं होता। एक ही स्टेप में इसमें सब कुछ हो जाता है। कैसे होगा मैकेनिज्म देखिएगा। तो हमारा बेस, ये जो सबस्ट्रेट है, सबसे पहले इसको लिखा जाएगा। ये जिस पर रिएक्शन हो रही है, जिस पे अटैक हो रहा है, उसको सबसे पहले लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। एक हाइड्रोजन में खोल के दिखा लेता हूं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। हमने यहां का हाइड्रोजन खोल करके दिखा दिया। यहां पर ये कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा। और ये कौन सा कार्बन है? बीटा। ठीक। अब देखिएगा, जब इसकी रिएक्शन होगी अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो ये जो OH है, ये आकर के अटैक करेगा इसके ऊपर। ध्यान से देखिएगा अभी कैसे अटैक होगा, कैसे रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले X जो होगा, हैलोजन, अल्फा से हैलोजन निकलेगा। जिस टाइम पर अल्फा से हैलोजन निकलेगा X माइनस के फॉर्म में, उसी टाइम पर पोटेशियम हैलोजन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा? KX। अब यहां से हाइड्रोजन निकलना है। अब यहां पे क्या बचा बेटा? OH। OH माइनस, OH माइनस किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो उसी टाइम पर जो OH माइनस होगा, वो किस पे अटैक करेगा? करके बीटा हाइड्रोजन पर। ठीक है। बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने के लिए इस हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कैसे होगा? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन को। ठीक। तो ये इतना स्टेप साथ साथ चलता रहता है। अब देखो होगा क्या। हमने बताया था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। तो ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना साथ साथ होता रहता है। तो हमें ट्रांजिशन स्टेट दिखानी है। कैसे दिखाओगे? पहले ये पूरा मॉलिक्यूल लिख लोगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। अब देखो होगा क्या बेटा। ये OH किसके पास आएगा? हाइड्रोजन के पास। तो जो OH है, ये हाइड्रोजन के पास आएगा अटैक करने के लिए। वो किस फॉर्म में आएगा? OH माइनस के फॉर्म में। ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जब टूटने लगेगा, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा तो OH और H के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम पर CH2 और X के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री। उसी टाइम पर यहां पे डबल बॉन्ड बनना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसी टाइम पर पोटेशियम आएगा, पोटेशियम का हैलोजन के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं और पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं। देखो नया बॉन्ड ये बन रहा है, KX के बीच में बन रहा है और इसके बीच में बन रहा है। नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं, पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्टेट आएगी, इस स्टेट को हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और यही ट्रांजिशन स्टेट
कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट में। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। साथ में क्या बनेगा? KX बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन में, इसमें कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये E2 मैकेनिज्म था। हटा दूं इसको बेटा? देखो आप लोग फंसोगे कहां पर। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे इसको। बच्चे असल में इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने ये सब पढ़ लिया होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको एक कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? देखिएगा, SN1 रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे E1 रिएक्शन के साथ। तो एक बात ध्यान रखना, SN1 और E1 ये दोनों रिएक्शन साथ ही साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा, दोनों होंगे और दोनों साथ ही साथ होते हैं। SN1 एंड E1 अकर्स साइमल्टेनियसली। अभी बताता हूं, दोनों साथ साथ होते हैं। कैसे? देखो, अगर आपने क्या किया, जैसे एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक, इसकी रिएक्शन आपने कराई वीक बेस के साथ, तो अब तुमको यह पता चल गया कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है? वीक बेस के साथ करानी है। वीक बेस मतलब जो OH माइनस कम दे। ठीक, अब आपके अंदर दिमाग में आ रहा है कि भाई ये जो OH माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इसमें से एलिमिनेशन देगा या इसके अंदर से सब्स्टिट्यूशन देगा। तो ये कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस कंडीशन में, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो एलिमिनेशन होता है वो होता है 80% और सब्स्टिट्यूशन होता है 20%। होंगे दोनों साथ साथ। एलिमिनेशन होगा तो कौन सा? E1, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो कौन सा होगा? SN1। दोनों साथ साथ होंगे, एलिमिनेशन ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन कम होगा। अगर यही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता तो आप यहां पर देख सकते हो, एल्किल हैलाइड, वीक बेस और टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन होता है, हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होता है। मेजरली ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन भी होगा लेकिन कम होगा। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो जो E1 एलिमिनेशन है वो कम होगा और जो SN1 सब्स्टिट्यूशन है
वो ज्यादा होगा। तो होते बेटा दोनों साथ साथ हैं। ये मत समझना कि जब एलिमिनेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा ना, दोनों साथ साथ होते हैं। एक ही रिएक्शन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 12th लेवल पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ये कम बन रहा है तो इसको नजरअंदाज कर देते हैं। 12th लेवल पर अगर ये कम बन रहा है तो इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हमने कहा अच्छा टेम्परेचर कम है तो SN1 हो गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। SN1 होगा लेकिन SN1 के साथ में एलिमिनेशन भी होगा, कम होगा इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहां पर टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर होने पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं हाँ एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन होगा वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो एक एग्जांपल से समझ लो इसको। जैसे मैंने कंपाउंड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर मैंने वीक बेस ले लिया, वीक बेस। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं। आप कैसे पहचानोगे कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा या एलिमिनेशन? मान लो मैंने टेम्परेचर रखा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप तुरंत अब अंदाजा लगा लोगे कि एल्किल हैलाइड है, वीक बेस है, टेम्परेचर 25 से कम है, तो ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सब्स्टिट्यूशन वाला, SN1 वाला। हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। मैकेनिज्म मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर ज्यादा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे आ जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH3, ये ज्यादा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, तो चाहे यहां से एलिमिनेट करा दो चाहे यहां से करा दो, बात तो एक ही है। तो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, दोनों बनेंगे। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 80% अप्रोक्स और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 20% अप्रोक्स। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, यहां पे एक हाइड्रोजन है, हमने वैलेंसी पे ध्यान नहीं दिया, एक हाइड्रोजन है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम यही रिएक्शन कराएं और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का कर दें, तो अब एलिमिनेशन मेजर होगा और सब्स्टिट्यूशन माइनर होगा। तो अब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये लगभग 80% के आसपास बनेगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH ये माइनर हो जाएगा, ये 20% के आसपास बनेगा। हम लोग क्या करते हैं 12th लेवल पर केवल इस प्रोडक्ट को दिखाते हैं, इसको नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग कह देते हैं कि अच्छा वीक बेस है, कम टेम्परेचर हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। और 12th लेवल पर क्या किया जाता है कि अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आया, और न्यूक्लियोफाइल जब आएगा टेम्परेचर ज्यादा है तो एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को दोनों हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है,
आप लोग इतना लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया कि भाई SN1 और E1 अलग अलग नहीं चलते, साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ होते रहते हैं। ये बनेगा SN1 मैकेनिज्म से और ये बनेगा E1 मैकेनिज्म से, साथ ही साथ बनेगा। बस ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। तो कम वाले को हम दिखाते नहीं है, हम ज्यादा वाले को पकड़ के रख देते हैं। ऐसे ही जब हाई टेम्परेचर ले लोगे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये बनेगा E1 मैकेनिज्म से, ये बनेगा SN1 मैकेनिज्म से। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये वाला कम बनेगा। तो ये अपने दिमाग में गलतफहमी कभी मत पालना कि एलिमिनेशन अलग चलता है, सब्स्टिट्यूशन अलग चलता है ना, साथ ही साथ दोनों चलते हैं। बस प्रोडक्ट कम और ज्यादा का फर्क हो जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देखो बेटा, अब सुनो, आज का आखिरी टॉपिक और यहीं पे आपका यूसी खत्म। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया, हमने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया। अब हम लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, एडिशन रिएक्शन में कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा और मॉलिक्यूल के अंदर जुड़ जाएगा। अब आप सोचो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर जुड़ रहा है तो क्या जरूरी होना चाहिए कि मॉलिक्यूल के पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वो अटैकिंग रिएजेंट को अपने अंदर जोड़ सके। और अटैकिंग रिएजेंट को अपने अंदर जोड़ सकने का मतलब क्या है कि वो जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, उसमें पहले से डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जब डबल ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे, वैलेंसी फ्री होगी, तभी कोई आगे आकर के जुड़ेगा। अभी हम समझाते हैं इसको बोर्ड पे, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो समझो, आपको कैसे पता चलेगा कि अब एडिशन रिएक्शन होने वाली है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, कैसे पता चलेगा, ये आप सीख चुके हो। एलिमिनेशन होगा, कैसे पता चलेगा, ये सीख चुके हो। एडिशन कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा, आप सीख लो। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, जैसे मैंने लिखा, अभी आप लोग नोट मत करिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, और मैं इस पे HX को ऐड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एडिशन रिएक्शन हो, यानी ये वाला इसमें जाकर के जुड़ जाए। तो जब ये वाला इसके पास जुड़ने के लिए आएगा तो देखो, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी है? 1 2 3 4, चारों वैलेंसी पूरी। कार्बन टेट्रावैलेंट है, यहां इस कार्बन की 1 2 3 4 चारों पूरी। कार्बन को जितने बॉन्ड बनाने थे वो कार्बन बना चुका, ये वाला भी और ये वाला भी। तो क्या ये अब आकर के इस पे कहीं जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब नो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है, पहले से इसके सारे बॉन्ड बने हुए हैं, तो अब इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होनी है। बेटा बल्ब ऑफ हो गया क्या? देखो, इसको हिलाना जरा। अब अगर यही मैं कहूं कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे मैं HX को ऐड कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एडिशन रिएक्शन हो जाए। तो अब आप यहां पर देखो, इसको मैं ओपन करके बना ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखो क्या होगा,
इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी है, पूरी है। इस कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है और साथ में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो टूट सकता है। अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एक वैलेंसी इनकी फ्री हो जाएगी। अब जो जुड़ने वाला है वो आ सकता है और इन पे आराम से जाकर के जुड़ सकता है। तो एडिशन रिएक्शन केवल वहीं पे आपको दिखाई पड़ेगी जहां पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वहीं पर आपको एडिशन रिएक्शन दिखाई पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे वहां पर आपको एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाई पड़ेगी। वहां पे कौन कौन सी रिएक्शन दिखाई पड़ेगी, या तो सब्स्टिट्यूशन दिखाई पड़ेगा या तो एलिमिनेशन दिखाई पड़ेगा। ठीक, लेकिन एडिशन रिएक्शन कब होगी, व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यही कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मुझे HX जोड़ना है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब HX हम जोड़ेंगे तो देखो ये डिसोसिएट होगा H प्लस में और X माइनस में, और यहां का जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, सिग्मा नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि सिग्मा बनता है लीनियर ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। तो अब क्या होगा, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा और एक वैलेंसी इसकी और एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई। अब एक जगह पर जाकर के हाइड्रोजन लग जाएगा और एक जगह जाकर के हैलोजन लग जाएगा। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, देखो कहां हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां हैलोजन जुड़ेगा, यही समझना है। यहां पर क्या था, देखो बेटा CH2 था, यहां भी CH2 था, दोनों एक ही जैसी पोजीशन थी। यहां एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो जिसको मन चाहे उसको वहां जोड़ दो। H इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, X इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, एक ही कंपाउंड बनेगा। भाई देखो ये क्या बना, CH3CH2X। अब आप चाहते तो X इधर जोड़ देते, H इधर जोड़ते, तब भी क्या बनता, CH3CH2X। तो ये कोई जरूरी नहीं है आप क्या किधर जोड़ोगे। कब, जब सिमेट्रिक कंपाउंड होगा। अगर यहीं पर देखो, अगर ऐसे लिखा होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से सुनना, अब मैं इसकी रिएक्शन HX से करवाता तो बच्चे इसमें दो कंपाउंड बना सकते थे। कैसे बनाते, पाई बॉन्ड टूटता, ध्यान से सुनना, यहां पे एक रूल बताएंगे आप लोगों को। पाई बॉन्ड टूटता और ये टूटता H प्लस में और X माइनस में। अब कुछ बच्चे क्या करते, H को ला करके इस कार्बन पे जोड़ते और X को ला करके इस कार्बन पे जोड़ते, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। अभी हमने कुछ जोड़ा नहीं है, दोबारा से मैं यहीं पे लिख देता हूं दूसरा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक वैलेंसी फ्री है। अब कुछ बच्चे क्या करते, वो हाइड्रोजन को लाके यहां जोड़ते और हाइलोजन को लाके यहां जोड़ते, तो हमने उनकी मन की बात कर दी, हाइड्रोजन और हाइलोजन इधर इधर जोड़ दिया। कुछ बच्चे क्या करते, हाइलोजन लाके यहां जोड़ते, हाइड्रोजन लाके यहां जोड़ते, हाइलोजन यहां जोड़ा हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया।
तो क्या अब ये दोनों प्रोडक्ट एक ही हैं? जरा सोचो। नहीं है। ये क्या है? एन प्रोपाइल हैलाइड है ये। और ये क्या है बेटा? आइसो प्रोपाइल हैलाइड। ये आइसो प्रोपाइल हैलाइड बन गया, ये एन प्रोपाइल हैलाइड बन गया। क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं। तो कोई एक बच्चा गलत होगा, दूसरा बच्चा सही होगा। अब हम ये कैसे पता करें कि ये वाला सही है या ये वाला सही है? इसके लिए केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बताता है कि कहां जोड़ोगे। देखो, अगर कंपाउंड सिमिट्रिक है, सिमिट्रिक, तो सिमिट्रिक कंपाउंड में तुम्हारी मर्जी, जहां चाहे वहां जोड़ दो। सिमिट्रिक सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट कैसा है? सिमिट्रिक है, तो मन हो एच इधर जोड़ो, मन हो एक्स इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट अनसिमिट्रिक है, अनसिमिट्रिक का मतलब डबल बॉन्ड के इधर कुछ और लगा है, डबल बॉन्ड के उधर कुछ और लगा है। यहां देखो, डबल बॉन्ड के इधर CH2 लगा है, डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 लगा है, तो ये सिमिट्रिक है। ये कैसा है? अनसिमिट्रिक है, अनसिमिट्रिक सबस्ट्रेट है। तो अगर सबस्ट्रेट अनसिमिट्रिक है, उस पे तुम अपनी मर्जी से जोड़ दोगे, तो किसी एक का गलत होगा, किसी एक का सही होगा। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह कैसे पता किया जाए? इसके लिए एक रूल दिया जाता है केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट सही है? कैसे पता करें? तो इसका आंसर क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो एक बात समझो, मार्कोनिकॉफ रूल सिमिट्रिक सबस्ट्रेट में लगेगा या अनसिमिट्रिक सबस्ट्रेट में? सिमिट्रिक में तो हमको पता करने की जरूरत ही नहीं है। हमको पता करने की जरूरत किसमें पड़ेगी? अनसिमिट्रिक में। तो मार्कोनिकॉफ रूल हम कहां पे अप्लाई करते हैं? अनसिमिट्रिक में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे हम आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताएं क्या होता है। एक चीज और बच्चों, ये HX आ रहा है, ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। भाई, रिएक्शन में दो ही तो चीजें होती हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। ये सबस्ट्रेट हो गया, और जो जुड़ने आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अटैकिंग रिएजेंट। ये अटैकिंग रिएजेंट है। एक लाइन में समझ लीजिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। अटैकिंग रिएजेंट का, ध्यान से सुनना, अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव वाला पार्ट हमेशा उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे। अब इन दोनों में से X- कहां जुड़ना चाहिए? CH के पास। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या है? कम है। अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल?
अटैकिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हमेशा सबस्ट्रेट के कार्बन से ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन नंबर्स कम है। तो कौन सा प्रोडक्ट सही होगा भाई बताओ? ये वाला प्रोडक्ट सही है, ये वाला। और ये वाला प्रोडक्ट क्या है? गलत है। समझ में आया बेटा? अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव वाला वहां जोड़ोगे जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। और सेटजेफ रूल क्या होता है? वो एलिमिनेशन में काम करता है। सेटजेफ रूल कहां काम करेगा? एलिमिनेशन में। कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन में, आगे बोलो, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। गरीब को और गरीब बनाना, कल बताया था मैंने। और मार्कोनी का कहां पे अप्लाई होता है? एडिशन रिएक्शन में। अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव वाला वहां जुड़ेगा जाकर के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। हम इसको बिना मार्कोनी कॉफ के भी कर सकते हैं, अभी हम आपको तरीका बता देंगे। ये मार्कोनी कॉफ याद हो तुमको तब भी कर लोगे, नहीं याद हो तब भी कर लोगे। प्रोडक्ट अपने आप से डिसाइड करो। देखो क्वेश्चन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे HCl की रिएक्शन करानी है और आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कौन सा बनेगा। क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे मान लो HBr की रिएक्शन करानी। प्रोडक्ट डिसाइड करो कौन सा बनेगा। प्रोडक्ट Cl को कहां पे ऐड किया है बोलो? यहां पे Br कहां पे ऐड हुआ है? CH पे। अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया है तो ठीक है। अब अगर कोई कहता कि सर हमें मार्कोनी कॉफ रूल नहीं आ रहा है, हम भूल गए मार्कोनी कॉफ रूल, बिना मार्कोनी कॉफ रूल के क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? डबल बॉन्ड के पड़ोस में लगा हुआ एल्काइल ग्रुप देख लो, डबल बॉन्ड के पास में लगा हुआ एल्काइल ग्रुप देख लो। बिना मार्कोनी कॉफ रूल के बता रहा हूं कैसे करोगे। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा अपने से दूर, अपने से दूर रिपेल करेगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? जब इधर से धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इस पे कैसा चार्ज आएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा? H पे प्लस है, Br पे माइनस है। बोलो Br कहां जुड़ना चाहिए? यही प्रोडक्ट बनाया है तुमने। ये वाला देखो, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए,
यहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और HCl में ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। इतना तो जानते ही हो कि प्लस वाले से माइनस वाला पार्ट लिंक होगा जाकर के। तो इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा आकर के, Cl, और CH2 पे क्या जुड़ेगा, H। बिना मार्कोनिकॉफ रूल के ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन में दिखाऊं आपको, उसमें आप समझ नहीं पाओगे कि मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा। ये दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। देखो, जैसे मैं लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पे मैं HX का एडिशन कराना चाहता हूं। अब यहां मार्कोनिकॉफ रूल से आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे हाइड्रोजन, इस पे तो बराबर है। और ये कैसा है, सिमिट्रिक है क्या, ये कैसा है, अनसिमिट्रिक है। तो हमें यह भी नहीं पता कि किसको कहां पे जोड़ दें। भाई अनसिमिट्रिक पे ही तो मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है, और लो ये अनसिमिट्रिक है, मार्कोनिकॉफ लगाओ, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए तरीका एक ही है, इधर डबल बॉन्ड के इधर का एल्काइल ग्रुप जोड़ लो, और डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ का एल्काइल ग्रुप ढूंढ लो। अब ये ग्रुप क्या करेगा, रिपल्शन। ये ग्रुप क्या करेगा, रिपल्शन। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा रिपल्सन। तो दोनों में जीतेगा कौन, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, सोचो, इधर वाले पे। तो इधर वाले पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और इधर वाले पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो बताओ X माइनस किधर जुड़ना चाहिए, लेफ्ट वाले कार्बन पे या राइट वाले पे, राइट वाले कार्बन पे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताओ कहां पे मैं X जोड़ूं आकर के, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जंप होंगे, इधर माइनस आएगा, यानी कि H जुड़ेगा आकर के इस वाले कार्बन पे, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो X जुड़ेगा यहां पर। बात समझ में आ गई। तो जब मार्कोनिकॉफ भी समझ में ना आए तो ये लॉजिक। सिमिट्रिक वाले में तो आंख बंद करके कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अनसिमिट्रिक वाले में मार्कोनिकॉफ लगाओगे, और जब मार्कोनिकॉफ भी समझ में ना आए तो ये वाला लॉजिक लगा लोगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसका दूसरा नाम होता है खराश इफेक्ट। इसका तीसरा नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का दूसरा नाम होता है खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। देखो ये मार्कोनिकॉफ का बिल्कुल उल्टा होता है। मार्कोनिकॉफ क्या बताता है कि अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव वाला हिस्सा हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। ये बोलता है कि नहीं, अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव वाला हिस्सा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो, वरना नहीं। और ये केवल और केवल HBr के लिए होता है, ना तो HCl के लिए, ना तो HF के लिए, ना तो HI के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, HBr के लिए। देखो, वैलिड ओनली फॉर एडिशन
ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिक एल्कीन्स। अगर HBr का एडिशन कराएंगे अनसिमेट्रिक एल्कीन पर तो ही वैलिड होगा। दूसरी बात, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxides addition of HBr to unsymmetric alkenes is against Markovnikov। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर HBr जोड़ोगे तो मार्कोनिकॉफ के उल्टा जुड़ेगा। जैसे जैसे मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इस पे HBr की रिएक्शन करा रहा हूं, बताओ क्या बनना चाहिए? तो Br इस कार्बन पे ऐड होगा ना। मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे HBr की रिएक्शन कराई पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या होना चाहिए? और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होना चाहिए? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या होगा? Br माइनस कहां जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो ये बनेगा। अब अगर हम पेरोक्साइड ले लेंगे तो पेरोक्साइड लेने पर क्या हो जाएगा? ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो जाएगा। तो अब Br जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक, खत्म।